वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। आज हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 धातु एवं अधातु या मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। इस लेसन में हम जो धातु और अधातु हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि धातु एवं अधातु के ये गुण क्यों होते हैं। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में आयरन, सोडियम, लेड, जिंक आदि धातुओं का उपयोग होता है तथा कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन आदि अधातुओं का उपयोग होता है। हम जाने अनजाने अपनी डेली लाइफ में कई धातु और अधातुओं का उपयोग करते हैं। जैसे नमक में हम आयोडीन अधातु के रूप में ले रहे हैं, आयोडीन के रूप में हम अधातु को ले रहे हैं। हम अपनी सांस छोड़ते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है वो अधातु है। जो हम डेली जीवन में अपने डेली लाइफ में बर्तनों का उपयोग करते हैं या पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं उनमें आयरन और लेड पाया जाता है। अब हम देखेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है। यह गुणधर्म धात्विक चमक कहलाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। धातुएं एक स्पेशल चमक लिए हुए होती हैं। ये गुण धात्विक चमक कहलाता है। सोना, चांदी बहुत ही चमकदार धातुएं होती हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है या इनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। यह गुण आघातवर्धिता कहलाता है। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। जो लोहे की चादरें हैं वे आघातवर्धिता गुण के कारण ही बनाई जा सकती हैं। धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु में ये गुण होता है कि उनको खींचकर उनको तार के रूप में बदला जा सकता है। जो हमारे घर में मम्मियाँ ज्वेलरी पहनती हैं उनकी डिज़ाइन बहुत सुंदर होती है और डिज़ाइन बनाने के लिए उसकी धातु के तार की आवश्यकता होती है। तो जो सोना, चांदी धातु होती है उनमें ये गुण होता है कि उनको खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। अधिकतर धातुएं ठोस होती हैं। अपवाद पारा। जो धातुएं होती हैं सारी की सारी वे ठोस होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा इसमें अपवाद है। ये द्रव धातु होती है। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। धातुएं कठोर होती हैं। अपवाद सोडियम एंड पोटेशियम। सारी धातुएं कठोर होती हैं, आसानी से टूटती नहीं हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती है जिसको चाकू से काट सकते हैं। धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। सोनोरस कैरेक्टर पाया जाता है। इस गुण के कारण धातुएं आपस में जब टकराती हैं तो विशेष आवाज़ करती हैं, जैसे मंदिर की घंटी की ध्वनि, स्कूल की घंटी आदि। जो हम अपने घर में मंदिर में आरती करते हैं तो उसमें भी जो घंटी बजाते हैं वो एक स्पेशल टाइप की आवाज़ निकालती है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो यह गुण ध्वनिकता कहलाता है। तो स्टूडेंट जो हमने आघातवर्धिता, ध्वनिकता, तन्यता ये सब पढ़े हैं, ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं होती हैं जो 1-1, 2-2 नंबर में परीक्षा 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब हम देखेंगे धातुएं ताप एवं विद्युत की चालक होती हैं। आपने देखा होगा कि घर में खाना पकाते टाइम यदि जो भगोनी होती है या तपेली होती है उसके अंदर हम चम्मच को छोड़ दें थोड़ी देर तो वो चम्मच ऊपर तक गर्म हो जाती है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि धातुएं ताप की सुचालक होती हैं। और जो बिजली के तार होते हैं उनको यदि उनके ऊपर की प्लास्टिक की कोटिंग हम हटाकर देखें तो अंदर धातु पाई जाती है। तो इससे ये भी पता चलता है कि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुएं कठोर होती हैं और ठोस होती हैं, इसलिए इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तो गलनांक वह बिंदु होता है जिस पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है और क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है। तो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अब हम देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुएं तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती हैं। जैसे ब्रोमीन द्रव अधातु है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए ये
गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातुएं हैं तथा सल्फर, आयोडीन आदि ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, अपवाद आयोडीन। सारी अधातुएं ऐसी होती हैं जो चमकहीन होती हैं, विशेष चमक नहीं होती इनमें, लेकिन आयोडीन इसमें अपवाद है। अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। धातुओं की तुलना में अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखे धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु के ऑक्साइड। ये हमने पार्ट 1 में भी इस चीज़ को देखा था। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। कॉपर लिया हमने और इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो ये कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के दहन पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। एल्यूमिनियम इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करा तो हमको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, परंतु एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अतः ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अभिक्रिया के दौरान अम्ल एवं क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल एवं क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। ये धातु का ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब ये अम्ल से अभिक्रिया करता है, यहाँ पर हमने 6HCl अम्ल लिया तो 2AlCl3 और 3H2O बनता है। अब यही जो ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया कर रहा है और 2NaAlO2 बन रहा है और जल बन रहा है। माने ये जो ऑक्साइड है इसने अम्ल से क्रिया करी तब भी लवण एवं जल बना, और यही ऑक्साइड जब क्षार से क्रिया कर रहा है तब भी लवण एवं जल बन रहा है। तो यह गुण उभयधर्मी गुण कहलाता है। माने दोनों तरह के गुण ये प्रदर्शित कर रहा है। ऑक्साइड एक ही है लेकिन अम्ल से भी क्रिया करके लवण दे रहा है और क्षार से भी क्रिया करके लवण दे रहा है, इसीलिए हम इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जैसे धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे Na2 सॉलिड फॉर्म में लिया, इसको जल में घोला तो 2NaOH एक्वस फॉर्म में हमको मिला। अब ऐसे ही जो पोटेशियम ऑक्साइड है ये जल में जब घुलता है तो ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है जो कि एक्वस होता है। ये सभी दोनों ही क्षारीय ऑक्साइड है। सभी धातुएं समान दर से ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। अलग अलग धातुएं अलग अलग अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। सोडियम, पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि ये सीधे हवा के संपर्क में आने पर अर्थात वातावरण में खुला रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं सोडियम पोटेशियम जैसी अधातुएं इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि साधारण वातावरण में यदि इनको हम खुला छोड़ देते हैं तो ये अभिक्रिया कर लेती हैं हवा के साथ। तो इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सिल्वर तथा गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसी धातुएं वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुछ धातुएं इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि उनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया को रोकने के लिए उनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लेकिन सिल्वर और गोल्ड जिनके ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी बनती है वो ऐसी होती हैं धातुएं जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किसी भी ताप पर नहीं करती हैं।
और जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसी धातुएं होती हैं, ये वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। तो इनके ऊपर बनी परत के जो होती है वो ऑक्साइड की परत होती है। अब हम देखेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, परंतु सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जब कोई धातु जैसे सोडियम पोटेशियम जल से अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो जो सोडियम और पोटेशियम जैसी अभिक्रियाशील धातुएं ये बहुत तेज गति से जल के साथ अभिक्रिया करती हैं या वातावरण के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, और इनकी इतनी अधिक ऊष्मा होती है कि यह हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। अब ये जो धातु और जल की अभिक्रिया के दौरान धातु ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन बना, ये धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। सोडियम पोटेशियम ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इनकी ठंडे जल से अभिक्रिया तेज व ऊष्मक्षेपी होती है, ऊष्मक्षेपी अर्थात ऊष्मा देने वाली, तथा उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। यहाँ पर हम पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं। पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में जब इसने जल के साथ अभिक्रिया करी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त हुई। तो ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है इसके कारण आग भी लग सकती है। अब सोडियम के साथ जल की अभिक्रिया कराई तो 2NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा इसमें से भी निकली। जो ये ऊष्मीय ऊर्जा आग लगने का कारण हो सकती है। इसीलिए हमको सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है परंतु इस क्रिया में कम ऊष्मा निकलती है तथा H2 प्रज्वलित नहीं हो पाती। जो कैल्शियम है ये भी जल के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, पर इस क्रिया के दौरान निकली हुई हाइड्रोजन ऊष्मा इतनी कम होती है कि जो हाइड्रोजन निकलती है वो प्रज्वलित नहीं हो पाती। मैग्नीशियम धातु गर्म जल से अभिक्रिया करती है तथा एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक आदि ना तो ठंडे जल से क्रिया करते हैं ना ही गर्म जल से क्रिया करते हैं, परंतु ये भाप से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। अब स्टूडेंट आपने देखा कि कुछ धातुएं जैसे सोडियम पोटेशियम बहुत अधिक तेजी से गति करती हैं जल के साथ, कैल्शियम कम गति से अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम धातु गर्म जल से ही अभिक्रिया कर पाती है, लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक आदि ना तो ठंडे जल से क्रिया करती हैं ना ही गर्म जल से, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। अब हम इनकी भाप के साथ अभिक्रिया देखें। स्टूडेंट्स, पानी एक ऐसी चीज़ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो पानी का ठोस में भी H2O ही फॉर्मूला रहेगा, लिक्विड में भी H2O फॉर्मूला रहेगा और गैस में भी। लेकिन यहाँ पर जो हम ब्रैकेट में स्टेट लिखते हैं उससे हमको समझ में आ जाता है कि हमने किस स्टेट में यहाँ पर पानी का उपयोग किया। यहाँ पर हम भाप के रूप में ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने दोनों जगह G लिखा हुआ है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि हम पानी से अभिक्रिया करवा रहे हैं, ये समझिए कि यहाँ हम भाप से अभिक्रिया करवा रहे हैं। एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में लिया, 3H2O यहाँ गैस स्टेट में लिया है मतलब भाप के रूप में लिया है। तो यहाँ पर Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। सेम रिएक्शन होगी आयरन के साथ। आयरन सॉलिड फॉर्म में लिया और यहाँ पर हमने 4H2O अर्थात H2O जो है वो गैसियस स्टेट में लिया है, माने भाप के रूप में लिया है। तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बनता है सॉलिड फॉर्म में और 4 अणु हाइड्रोजन गैस के मुक्त होते हैं। PbCuAg माने लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर धातुएं जल के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो अम्ल, क्षारक एवं लवण था कि उसमें धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, संगत लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातु प्लस तनु अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जिंक धातु लिया हुआ है
ये H2SO4 अम्ल से अभिक्रिया करके ZnSO4 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करती हैं तो H2 गैस उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत कर देता है और H2O में परिवर्तित कर देता है। माने सभी अम्ल H2 गैस मुक्त करेंगे, लेकिन जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो धातुओं से अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देता, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है और तुरंत ही ये H2 को H2O में ऑक्सीकृत कर देता है। तथा HNO3 स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं। धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रियाओं को धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमको एक क्रियाकलाप करना होगा। इस क्रियाकलाप में कॉपर का एक तार तथा आयरन की कील लेते हैं तथा एक परख नली में आयरन सल्फेट का विलयन तथा एक परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। कॉपर के तार को आयरन सल्फेट के विलयन वाली परख नली में डालते हैं तथा आयरन की कील को CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट के विलयन वाली परख नली में डालते हैं। लगभग 20 मिनट बाद परीक्षण करने पर हम देखते हैं कि लोहे की कील तथा CuSO4 के विलयन वाली परख नली के विलयन के रंग परिवर्तित हो जाता है तथा लोहे की कील पर भूरे रंग की परत चढ़ गई है। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। स्टूडेंट्स, आपको यदि याद हो तो पार्ट 1 में हमने जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी तब हमने यही अभिक्रिया देखी थी। यहाँ पर जिस परख नली का विलयन परिवर्तित हुआ उसमें हमने आयरन की कील डाली हुई थी और CuSO4 का विलयन था। तो यहाँ पर Fe और CuSO4 की अभिक्रिया के दौरान FeSO4 मिला हमको और जो कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में कील के ऊपर भूरे रंग की परत के रूप में जमा हो गया। उपरोक्त अभिक्रिया में Fe अर्थात आयरन ने Cu अर्थात कॉपर को उसके लवण विलयन अर्थात CuSO4 के विलयन से विस्थापित कर दिया। स्टूडेंट, अब आपको समझ में आया जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से, ये जो चीज़ है ये लवण विलयन है, विस्थापित कर देती है। इसने इसको विस्थापित करके खुद आ गया। यहाँ पर किसका विलयन बन गया? फिर FeSO4 का विलयन बन गया और जो ये कॉपर है सॉलिड फॉर्म में लोहे की कील पर भूरे रंग की परत के रूप में दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में। इस श्रेणी के अनुसार पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है तथा गोल्ड अर्थात Au सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। स्टूडेंट्स, ये सक्रियता श्रेणी है जो धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलताओं को दर्शाती है। यहाँ पर पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ये सक्रियता के घटता हुआ क्रम है और गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये एक लिमिटेशन बाउंड्री की जैसा है, तो हाइड्रोजन के नीचे की जो धातुएं हैं ये सब कम अभिक्रियाशील हैं, आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अभी हमने पिछले जो भाग है इसी चैप्टर के पिछले भाग में हमने देखा था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये आसानी से किसी भी ताप पर ये ऑक्सीजन से क्रिया आसानी से नहीं करती हैं। लेकिन पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातुएं होती हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से वातावरण में खुला नहीं छोड़ सकते, माने ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, लेड। तो आपने देखा होगा अभी हमने जब पढ़ा था तो जो जल के साथ अभिक्रिया सबसे अधिक सोडियम पोटेशियम करते हैं, बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम भी अभिक्रिया कर लेता है, मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन, लेड ये भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, माने जल की जो वाष्प होती है उनके साथ अभिक्रिया करते हैं। और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये ऐसे होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी है जो धातुओं की सक्रियता को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करती है।
स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, और धातुओं के क्या गुण होते हैं, अधातुओं के क्या गुण होते हैं, तथा सक्रियता श्रेणी। तो स्टूडेंट्स, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।